देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 आराम से स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बस क्या है ना, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी होती हैं। और वो क्या, जैसे अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रेटजी सबसे ओवरऑल अगर मैं बता दूं ऊपर ऊपर से, तो एक स्पेसिफिक मटेरियल को फॉलो करना होता है। अब उस स्पेसिफिक मटेरियल वो क्या है, उसको किस तरीके से फॉलो करें, आज की इस पूरी वीडियो में हम ये जानेंगे। मैथ्स में आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में आप कर सकते हो, इंग्लिश में कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो 48 स्कोर करना या फिर 45 प्लस करना, स्कोर करना मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन जी के जी एस में तो आप स्कोर नहीं कर सकते, कभी भी स्कोर नहीं कर सकते 50 आउट ऑफ 50, एक्सेप्ट अगर आपके पास वो 50-15 लाख रुपए वाली बुक नहीं है, जो कि मार्केट में आजकल बहुत चल रही है, जिसको पढ़ के कई सारे बच्चे मतलब लेकर आ रहे हैं अच्छे अच्छे नंबर, और 50 आउट ऑफ 50 लेकर आ रहे हैं। पता नहीं कैसे ले आ रहे हैं, 75 में से 72 नंबर, 75 नंबर मेंस में भी। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि मैथ्स में हम किस तरीके से अपना बेस्ट करें, और मैथ्स में हम किस तरीके से अपना बेड़ा पार करें। भाई देखो, मैथ्स में ना जो बच्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा समय अगर मैं बोलूँ तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स में देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती भी है, ब्लंडर भी करता है। लेकिन चलो वो बात अलग है ना, कि हालांकि उसको सब्जेक्ट, उसको जो समय है इंग्लिश को भी देना चाहिए, जीके जीएस को उसको डेली पढ़ना चाहिए, वोकैबुलरी उसको पढ़ना चाहिए, या फिर रीजनिंग भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर वो मैथ्स को अपना सारा समय दे रहा है ना, तब भी उसके पूरे नंबर नहीं आते मैथ्स में, तब भी वो मैथ्स में ही फिर वो मार खाता है, बोलता है यार तभी पूरे नहीं आ रहे। अब वो कैसे नहीं आ रहे, वो ऐसी क्या गलती है वो कर रहा है, उसी गलतियों पे हम आज पर्दा पर्दा हटाएंगे वहाँ से। देखो, यहाँ पे मैं अगर वो 3-4 गलतियाँ अब लिख दूँ ओवरऑल उसका टॉपिक एज अ टॉपिक, और फिर मैं उसके बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा कि आपको इस कैसे आप इन सभी को फिक्स कर सकते हो। जो बच्चा मैथ्स में अगर कमज़ोर है वो किस तरीके से करे, या फिर जो बच्चा दिन रात मैथ्स में ही लगा हुआ है वो भी अगर मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहा तो वो क्या करे। देखो, जो सबसे पहला है ना, वो तो एक तो उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। आप जानते हो, मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली। एसएससी का जो मैथ्स का सिलेबस है इतना लेंदी है, इतना लेंदी है, इतना लेंदी है ना, अगर आप उसको 2 साल भी बैठो आराम से, एक एक लेक्चर डेली लो, या फिर मतलब अच्छे से करने की अगर कोशिश करो कोई भी प्रीवियस ईयर किताब से, तो मतलब मैं कहूँगा ना 2 साल भी आपके पास कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें टाइप्स इतने सारे हैं, एक एक चैप्टर में आप अगर मैं कहूँ 50-50 60-60 टाइप्स के सवाल बन चुके हैं अब आज के समय में, जिसको कवर करना मतलब एक बहुत पहाड़ जैसा सिलेबस है भाई मेरे, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। तो यहाँ पर एक हमारा चीज़ आता है कि हम एकदम स्पेसिफिक मटेरियल पढ़ें, बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल पढ़ें, ताकि हमारा जो सिलेबस है ओवरऑल कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ 50 टाइप्स है ना, तो इसमें 25 से 30 ही टाइप्स हमें पढ़ने की जरूरत होती है। इन 25 से 30 टाइप्स को अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरी बुद्धि इतनी डेवलप हो जाती है कि मैं जो टोटल उस चैप्टर में जो टोटल टाइप्स होंगे उनमें मैं सोल्व कर लूँगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब वो सिलेबस किस तरीके से पूरा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस आते हैं, किन टीचर से पढ़ना है, कैसे टीचर से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ऑनलाइन से पढ़ना है, ऑफलाइन से पढ़ना है, पेड कोर्सेज कैसा लेना है, लाइव लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। दूसरा जो चीज़ है ना, वो है बच्चा रिविज़न नहीं करता। देखो, रिविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे सिलेबस पढ़ते गए और रिवीजन नहीं किए तो आपका पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आप अपनी स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और केवल अपना साल यहाँ पे काट रहे हो, पूरा अपना समय काट रहे हो। लेकिन रिवीजन अगर आपने, देखो आपने सुना भी होगा, जो नीट के बच्चे होते हैं, जेई के बच्चे होते हैं, या फिर नीट की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो जो बायो की किताब होती है, जो कि इनकी सबसे मेन बुक होती है नीट वालों की, उसको पता है 18 से ज़्यादा बार वो रिवीजन कर चुके होते हैं। मैंने यहाँ पे टॉपर्स का एक इंटरव्यू देखा था, उसने बोला था मैंने उसको कम से कम 18 से 20 बार उस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा है, एक एक लाइन की एक एक वर्ड उस बच्चे को याद थी। इस तरीके से आपको अपने क्लास नोट्स बस रिवाइज करने होंगे, केवल केवल क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट। आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन होगी ना, वो मॉक टेस्ट होगी। तो यहीं से अपना तीसरा पॉइंट लिख लो आप, मॉक टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा लगाना है। आपकी जो आधी प्रिपरेशन होगी ना, वो तो लेक्चर से होगी, जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, ऑफलाइन लेक्चर हो, मतलब अगर मैं कहूँ तो 45% आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो लेक्चर से होगी, और जो बाकी की 55% जो आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन होगी ना, मॉक टेस्ट देने के बाद ही होगी। क्योंकि मॉक टेस्ट में देखो, सबसे पहले तो आप ये सीखोगे कितना समय मुझे किस सवाल को कैसे देना चाहिए, है ना, मुझे कहाँ पे स्किप करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा समय लगाना चाहिए, एकदम इसको करके ही जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में से कई सारे सवाल आएंगे जो बार बार आपको दिखेंगे कि ऐसा तरह का सवाल मेरे को बार बार दिख रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर में ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा जाता होगा, इसलिए तो मॉक टेस्ट में रिलेवेंट मॉक टेस्ट सॉल्व करना, टेक्स्ट बुक अपना बेस्ट चल रहा है इस समय मार्केट में, ठीक है।
तो उस पे लगा लेना। ठीक है, तो वहाँ पे एक रिलेवेंट मॉक टेस्ट आते हैं जितने भी अपने वहाँ पे, जब बार बार आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टाइप है, मुझे इसको तो एकदम अच्छे से करना है। कुछ ऐसे होते हैं जो ईद का चांद होते हैं, किसी किसी मॉक टेस्ट में देखना है तो आप उसको आपको कम वेटेज देना है। ठीक है, तो आपका आपका मॉक टेस्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीस और चौथा पॉइंट है हमारा 3 से 4 टीचर। कई बच्चे होते हैं ना 3 से 4 टीचर पढ़ते हैं। देखो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ो, है ना। चलो ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक बता दिए और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको 2-2 3-3 मिनट लूँगा केवल सभी पे, और आपको अच्छे से बता दूंगा, आज के बाद आप भटकोगे नहीं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिलेबस और इसको हम कवर कैसे करें। तो सबसे पहला मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा। देखो मैथ्स का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है क्या अपना अरिथमेटिक, एक है अपना क्या है अरिथमेटिक, और एक क्या है एडवांस है। देखो अगर मैं कहूँ ना तो अरिथमेटिक आप पहले स्टार्ट करो और एडवांस को बाद में करना, या फिर आप एडवांस को पहले स्टार्ट करो अरिथमेटिक को बाद करना, लेकिन दोनों को कभी भी एक साथ मत करना। एक साथ आप करोगे हौच पौच हो जाएगा। आप पहले एक एक चैप्टर को फिनिश करो और फिर उसको रिवीजन करना। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ मैंने परसेंटेज उठाया, ठीक है, सबसे बेसिक चैप्टर अपना परसेंटेज, और अधिकतर टीचर यहीं से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं या फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि मैंने परसेंटेज उठाया। अब परसेंटेज में मुझे अगर मैं कहूँ टोटल लेक्चर्स मेरे 15 से 16 घंटे में मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाता है। और आप हमेशा जो बैच लेना ना, अगर आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो हमेशा रिकॉर्डेड बैच लेना, मैं ये कहूँगा। आप कभी भी लाइव क्लास मत लेना, क्योंकि लाइव क्लास में आपकी टाइम वेस्ट होती है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो या फिर रिकॉर्डिंग से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप 1.5x की स्पीड पे करके आप देख सकते हो, लेकिन लाइव में आपको ये फीचर नहीं मिलेगी। जिस तरीके से जिस स्पीड से टीचर बोलेगा उसी स्पीड से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड में आप वही अगर 1.5x पे देखोगे तो आपको लगेगा टीचर अब सही बोल रहा है, अब नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, तो 1.5x आप रिकॉर्डेड बैच से ही देखना। ठीक है, अब 15-16 घंटे का लेक्चर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप कम से कम 8 से 10 घंटे में कवर कर लोगे। अब ये जब 8 से 10 घंटे में कवर कर लोगे, ये आपको एक ही दिन में नहीं कवर करना 8 से 10 घंटा, आपको 2-2 3-3 घंटे करना है। भाई बाकी के सब्जेक्ट भी तो हैं, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है। तो आपको मैथ्स का ये जो 8 से 10 घंटा है ना, एक ही 2 दिन में कंप्लीट करना नहीं है, 2-2 घंटे का आपको स्लैब बनाना है। आज मैं 2 घंटा करूँगा, फिर उसका थोड़ा सा रिविजन करूँगा। आप जब अगला लेक्चर लेने जाओगे उससे पहले 15 मिनट इसका रिविजन करोगे जो आपने 2 घंटा किया है। क्योंकि इस 2 घंटे में केवल आपको कंसेप्ट पढ़ाया नहीं जाएगा या फिर केवल थ्योरी नहीं कराई जाएगी, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लास में क्वेश्चंस होंगे, वो सीट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे आपके टीचर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्लैब बना लेना, जो भी 8-10 घंटे का यहाँ पे पूरा अपना होता है। यूजुअली जो चैप्टर्स होते हैं वो 15 से 20 घंटे होते हैं, कोई जो बड़े बड़े होते हैं कुछ 8 से 10 घंटे में हो जाते हैं, कुछ 3 से 4 घंटे में भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ परसेंटेज मेरा 8 से 10 घंटा, अगर मैं 1.5x पे देखता हूँ तो मैं डेली अगर 2-2 घंटा देखूँ तो मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे, पूरा मेरा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब जो भी टीचर, आप एक तो ऐसे टीचर को पकड़ो। देखो अपना अगला फोर्थ पॉइंट तो यही था, अपना फोर्थ पॉइंट तो यही था ना, कि एक ऐसे टीचर को पकड़ूं जो एकदम बेस्ट हो और वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराए, जिस पे मैं आंख बंद करके विश्वास कर लूँ कि अगर मैंने इस टीचर का कंटेंट फॉलो किया तो मुझे किसी दूसरे टीचर का कंटेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही टीचर को पकड़ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, या फिर आपको पता भी होगा अगर आप इस फील्ड में आए होंगे। तो जो इस फील्ड में नहीं होता उसको भी पता होता है कि मैथ का बेस्ट टीचर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट टीचर आप फाइंड करना और केवल उसी से पढ़ना। मैं आपको कभी नहीं करूँगा कि आप उसके यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पर वो केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, रिविजन के लिए बेस्ट होता है, उन बच्चों के लिए बेस्ट होता है जिन्होंने मैथ्स पूरी पढ़ रखी है। आप उनका पेड कोर्स लेना। ठीक है, पेड कोर्स लेना, वो कहीं पर भी लेना, उनके ऐप पे लेना या फिर अलग सोर्सेज, समझ गए ना, वहाँ ले लेना। ठीक है, तो आप जहाँ पर आपका मन करे वहाँ ले लेना। और बस आपको फिर यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है, केवल पेड कोर्सेज से ही पढ़ना। 6 से 7 महीना लगेंगे आपको, डेली 1 से 2 लेक्चर अगर लोगे, मैंने आपको यहाँ बताया, आप वहाँ पे पूरा 8 से 10 घंटे में अगर आपका परसेंटेज खत्म हो रहा है तो 1 से 2 लेक्चर अगर आप डेली लोगे, फिर उसके बाद आपका प्लस में रिवीजन करोगे, तो इस हिसाब से आपका 6 से 7 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इतना तो मिनिमम आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको केवल यहाँ पे लेक्चर्स नहीं देखने, उसका रिवीजन भी करना है, फिर मॉक टेस्ट में आपको नंबर भी हासिल करने हैं उन सभी कंसेप्ट का जो भी आपने पढ़ा उसका यूज़ करके। ठीक है, तो 6 से 7 महीना आपका लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, 1 से 2 घंटा डेली मतलब लेक्चर्स लेना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है। तो इस तरीके से, और आपको देखो कंसिस्टेंसी तो हमेशा बनानी पड़ेगी। आपको संडे की भी छुट्टी नहीं लेनी है, संडे आपको रखना है। संडे और सैटरडे आपको किस लिए रखना है, संडे और सैटरडे आपको रिवीजन करना है, बाकी के 5 दिन आपको केवल पढ़ना है। मैं बार बार रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ, आपको सिलेबस या फिर आपको लेक्चर से ज़्यादा ना, आपको यहाँ पे लेक्चर से ज़्यादा अपना फोकस करना है रिवीजन पे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब अगला टॉपिक ही अपना रिवीजन है। देखो रिवीजन कैसे करें, कई बच्चे होते हैं ना, इंग्लिश में रिवीजन करने का मतलब वो समझते हैं बार बार नोट्स को पढ़ना, जो कि सही भी है, जो कि नॉर्मल, जो कि मोस्ट कॉमन भी है। ठीक है, आपने नोट्स बनाए इंग्लिश में और या फिर जीके जीएस में, और आप बार बार उसको पढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, पहली बार आपने जब रिवीजन किया तो मुझे 2 घंटा लगा, एक नाउन अगर चैप्टर में ले लूँ। फिर दूसरी बार मैंने रिवीजन किया तो मुझे लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगा। फिर मैं तीसरी बार किया तो 1 घंटे में हो गया, और चौथी बार का तो आधे घंटे में हो गया। लेकिन मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता, मैथ्स में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मैथ्स का सबसे पहले तो आप नोट्स इस तरीके से बनाओ। देखो जो भी टीचर आपका यहाँ पे पढ़ा रहा है, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा ना, जैसे एक तो वो सीट प्रोवाइड करता है जिसमें उसके क्लास क्वेश्चन होते हैं सारे, और एक आप बना लो रफ वाली, वो जो ब्लैक वाली कॉपी होती है या कोई भी वाइट वाली कॉपी होती है। जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तो वो जो भी कंसेप्ट पढ़ाएगा, वो जो भी क्या पढ़ाएगा, वो जो भी आपके कंसेप्ट पढ़ाएगा और जो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करेगा, आप वहाँ पे लिखते जाओ। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट पढ़ा दिया, सबको डिजिटल सम पढ़ा दिया नंबर सिस्टम में, तो आप यहाँ पे डिजिटल सम जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है अपने स्क्रीन पे पूरा आप यहाँ पे लिखो, एक एक चीज़ आप लिखो, मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब लगभग सारी चीज़ें होती हैं, वो 10% 20% छोड़ के 70-80% जो लिखता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिखता है बोर्ड पे टीचर। तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें लिखो। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करा रहा है तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको केवल और केवल उसका आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लेना है। इस तरीके से आप डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप उसका केवल और केवल सॉल्यूशन, आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो। मैं जैसा कह रहा हूँ ना बस वैसा करो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। आप बस एक आंख बंद करके 6-7 महीने से फॉलो करके देखो, है ना। तो मैंने भी ऐसा किया और मुझे बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरा कंसेप्ट लिखना है, क्वेश्चंस आपको नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस की सीट्स आपको प्रोवाइड करी जाती है, क्लास के क्वेश्चंस के आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाती है। तो आपको केवल सॉल्यूशन लिखना है अपने कॉपी में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी कॉपी में सॉल्यूशन होगा तो आपको बार बार उस वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास सीट है, आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर पीडीएफ खोल लो, और जब आप इसकी पीडीएफ से पढ़ोगे, जब आप मतलब ये जो पीडीएफ में तो केवल क्वेश्चन लिखा रहेगा, अब आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको तो पता चल रहा है ना कि जो पहले के 4-5 क्वेश्चन है वो एक टाइप का है, वो अपना टाइप 1 है। फिर अगले के जो 6 से 10 क्वेश्चन है वो अपना टाइप 2 के हैं। फिर अगले 11 से 15 क्वेश्चन है वो टाइप 3 के हैं। इस तरीके से होता है अपना, अलग अलग टाइप वाइज अपने सारे क्वेश्चन अरेंज होते हैं। तो आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक, ये जो 5 क्वेश्चन है, पहले 5 क्वेश्चन ये एक ही टाइप के हैं। तो आप इसमें से जो आपको लगे बेस्ट वाला, जो अच्छा लगे, भाई पहली बार तो आप जब लेक्चर देख रहे हो तब तो आपको सारा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, फिर जब आप दूसरी बात, जब आप इस सीट्स को पूरी रिवाइज करोगे तब तो आपको सारा यहाँ पे पूरा जितना एक एक क्वेश्चन है उस सीट में पूरा आपको सॉल्व करना है। फिर तीसरी बार भी आपको पूरा सॉल्व करना है, वही रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कम से कम अगर बोलूँ तो आपको 5 बार अपने क्लास नोट्स को रिवीजन करना पड़ेगा, तब आप जाके यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे और आपके नंबर अब अच्छे हो जाएंगे और कम होने के वो चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 बार जरूर चाहिए होता है रिवीजन के लिए। हमारा दिमाग एक भूलने की बीमारी होती है हमें बचपन से ही और बुढ़ापे तक। ठीक है, बुढ़ापे में और भी तेज़ हो जाती है वो। तो उस बीमारी से अगर हमें ओवरकम करना है, तो मतलब उससे अगर हमें उस पर जीत हासिल करनी है, तो हमें बार बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार अगर आप कर रहे हो, पहली बार तो आप लेक्चर से देख रहे हो, दूसरी बार अगर आप कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तीसरी बार करोगे तब भी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन चौथी बार जब आप करोगे तो जो एक टाइप है उसमें से केवल आप इंपॉर्टेंट करना। अब आपका हो जाएगा उस सवाल को उठाना जिससे आपको पूरा टाइप रिवाइज हो जाए। तो इस तरीके से आपको अपना मैथ्स का रिविजन करना है और इस तरीके से आपको अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, जब आप इस तरीके से करोगे तो आपकी 3 से 4 कॉपी भर जाएगी। लेकिन वो 3 से 4 कॉपी में आपको ये नहीं बोला कि वो 3 से 4 कॉपी आपको लगेगी रिवीजन के लिए, वो एक तरीके से आपकी मेहनत में काउंट होगी। कैसे, जब आप ये सीट्स की अगर आपने प्रिंट आउट करा रखी है, जब आप यहाँ पे दूसरी बार तीसरी बार तो सारे क्वेश्चन करोगे, लेकिन जब आप दूसरी बार तीसरी बार यहाँ पे रिवीजन करोगे ना, तो वो उस एक एक क्वेश्चन को टिक करते रहोगे कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं ये इसमें मेरे कमज़ोर है, या फिर इसमें अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को करूँगा और इस वाले क्वेश्चन को करूँगा और इस वाले क्वेश्चन करूँगा तो मेरे यहाँ तक जितने भी कंसेप्ट हो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो जब आप चौथी पांचवी बार रिवाइज करना तो केवल आप इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन को करना, बाकी आप मॉक टेस्ट तो लगाओगे ही। जब आपका सिलेबस इस तरीके से 6 से 7 महीने में ख़त्म हो जाएगा तब तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब तो आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपके हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर आपका कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका वहाँ पे उस कंसेप्ट है उस चैप्टर से वो पर्टिकुलर कंसेप्ट से अगर वो आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है तो आप जाके अपनी क्लास नोट्स में देखोगे कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या था, वहीं से आपका रिवीजन होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका एक कंसेप्ट गलत जा रहा है तो आपको पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करने की जरूरत है मैथ्स में, ऐसा नहीं होता है। आपको वो पूरा कंसेप्ट करके याद करके बार बार अचार नहीं डालना उसका, आपको केवल उन्हीं एक्चुअली में अगर आप 1000 टाइप्स पढ़ते हो ना,
मैथ्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो 3000 से 4000 टाइप्स हैं, अगर मैं सभी चैप्टर्स की बात करूँ, क्योंकि 35 से 40 चैप्टर हैं भाई अरिथमेटिक एडवांस को मिला के। तो अगर मैं बोलूँ 1000 टाइप्स होते हैं ना, तो उसमें से केवल और केवल कम से कम 50 से 60 या फिर 50 से 100 टाइप्स ही होंगे जिसमें से एग्जाम में आने वाले हैं। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे, कम से कम आप 100 प्लस मॉक टेस्ट तो टारगेट बना के ही चलो कि मुझे, अगर मतलब 1 साल का अगर आपने पीरियड बनाया तो इसमें मुझे सिलेबस भी खत्म करना है और 100 प्लस मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो जब आप 100 प्लस मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप इसी में ऑब्जर्व कर लोगे कि इसमें जो 50 से 100 टाइप्स हैं वो कौन कौन से ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। या अगर आपको कोई टीचर बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट टाइप है तब आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आप उस टीचर की बातों की उतनी वैल्यू नहीं करोगे। जब आप खुद मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ भाई, एक चीज़ होता है ना, जब बड़े बूढ़े बताते हैं कि बेटा ऐसे करो ऐसे नहीं करो, तब भी वो नहीं समझता। जब वो ज़िंदगी में ठोकर खाता है ना, तब उसे पता चलता है, तब उसकी आंख खुलती है। तो वही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर आपको कोई टीचर बता रहा है कि इस 1000 टाइप्स में से ये 100 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इनको कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आप नहीं करोगे। आप उसकी बात नहीं मानोगे, 2-3 दिन मानोगे मोटिवेशन से, फिर नहीं मानोगे। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होने होगा कि ये 100, मतलब ये 50 से 100 सवाल ऐसे हैं जो एक ही कंसेप्ट से हो रहे हैं और ये बार बार आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। या फिर ये 50 से 100 चैप्टर मेरे पूरे, मतलब 50 से 100 कंसेप्ट है जो पूरे टेस्ट में मैथ्स में ये आ रहे हैं बार बार। तो इन सबको वो आपका मजबूत हो जाएगा मॉक टेस्ट देते देते। ठीक है, तो वो एक बार मैं लास्ट में आपका समराइज कर देना हूँ भाई। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी भी एक टीचर को पकड़ के। ऐसा नहीं कि 3 से 4 टीचर से करना है, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे मुझे देखना है, नहीं। आप ना ही उनकी पीवाईक्यू करो, ना ही कुछ भी करो, ना ही मैराथन लो, नहीं, एक ही टीचर को फॉलो करो जो आपका, आप उसके पहले सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने से पहले देखो कि वो सारी चीज़ें कराता है कि नहीं कराता। मैराथन वगैरह तो चलो एग्जाम के समय की होती है, मैराथन वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं करूँगा कि आप उनका ये रिवीजन वाला देखो और उनका ये वन शॉट देखो और एक का फुल लेक्चर लो। ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब अगर आप इनसे फुल चीज़ पढ़ रहे हो एक टीचर से और दूसरे टीचर से आप रिवीजन वाला देखोगे, तो रिवीजन वाले में देखोगे ये वाला टीचर जो है कुछ कंसेप्ट को बड़े इजी तरीके से बताएगा, कुछ कंसेप्ट को बड़े हार्ड तरीके से बताएगा। वहीं पे ये वाला टीचर है कुछ कंसेप्ट को इजी तरीके से बता देगा, कुछ वाले कंसेप्ट को और भी हार्ड तरीके से बता देगा। तो आपको लगेगा ना जो इन्होंने हार्ड तरीके से बताया वो इन्होंने इजी तरीके से बता दिया। तो अब आपके बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं इनसे पढ़ूं कि इनसे पढ़ूं, ये वाला चैप्टर इनसे पढ़ूं कि ये वाला चैप्टर इनसे पढ़ूं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और ये बच्चों का नाश कर देता है, ये बच्चों को भटका देता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा एक ही टीचर को फॉलो करो और केवल उसी पे पूरा अंत तक उसी को फॉलो करो। ठीक है, आप इवन जितने टॉपर्स के होते हैं अगर इंटरव्यू सुनोगे तो वो यही कहते हैं मैंने केवल एक ही टीचर को फॉलो किया है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको रिवीजन करना है कम से कम 4 से 5 बार। आपको रिवीजन करना है कम से कम 4 से 5 बार। अब ये 4 से 5 बार एक्चुअली में आप करोगे कैसे, देखो इसका एक टाइम बना लो। भाई आज अगर आपने लेक्चर लिया, देखो लेक्चर लेने से लेके ये लेक्चर 1 है, ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ लेक्चर लेके 15 तक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई जरूरत नहीं है, केवल आप 15-15 मिनट रिवीजन करो, क्लास लेने से पहले, क्लास लेने के बाद, और क्लास क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जब आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना, फिर आप एक बार रिवीजन करो पहला दिन, फिर दूसरा दिन भी रिवीजन आपको करना है पूरा होल चैप्टर। ठीक है, इसमें आपके वो पूरे पूरे क्वेश्चन आएंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। फिर आपको 5वें दिन रिवीजन करना है। 5वें दिन में आप केवल और केवल जो आपने क्वेश्चन टिक किए ये पहले दूसरे दिन करते समय, केवल आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना है। फिर आपको 11वें दिन रिवीजन करना है उन्हीं क्वेश्चन का जो आपने टिक किया है। इस तरीके से आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवीजन हो जाएगा। और फिर मैं नहीं कहूँगा कि आपको वो चैप्टर रिवीजन करने की जरूरत है, आपको खुद नहीं पड़ेगी वो जरूरत रिवीजन करने की, क्योंकि अब आपने 4 बार रिवीजन कर लिया, वो भी इतने इतने टाइम पीरियड के बीच में। तो अब आपके दिमाग में एक तरीके से वो स्टोर हो चुका है। अब बार बार अगर आप मॉक टेस्ट लोगे तो वहाँ पर आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आप आके अपने लेक्चर में, लेक्चर नोट्स में देख लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिवीजन भी करना है। जो तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट के बारे में बताया था कि देखो मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट मैंने आपको क्या बताया था मॉक टेस्ट के बारे में, कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो 45% आपकी होगी इस लेक्चर से, लेकिन जो बाकी की 55% होगी ना वो प्रिपरेशन आपकी मॉक टेस्ट से होगी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपने सीनियर से पूछो या फिर वो रिपीटर से पूछो जो 2-3 साल से पेपर दे रहा है और नहीं हो पा रहा उसका, और अब उसकी आँख खुली है और अब उसको पता चला है, अब उसको अपनी गलतियों का आभास हुआ है, तो उससे जाके पूछो मॉक टेस्ट की क्या अहमियत है ना। या फिर अब एग्ज़ाम एक दो दे के देखो, तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं जो चीज़ यहाँ पे लेक्चर्स में पढ़ रहा था
उसमें से बहुत सी कम चीज़ें हैं जो मेरे मॉक टेस्ट में काम आई है। अगर मैं आपको कहूँ 6 से 7 महीना आप केवल लेक्चर्स पढ़ो, एकदम दबा के लेक्चर देखो, दबा के रिवीजन करो, दबा के प्रीवियस ईयर से बुक देखो। और अगर आप मॉक टेस्ट पे जाके देखोगे ना, जब आप मॉक टेस्ट दोगे पहली बार, तब भी आपको वो बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। 50 में से केवल आपके 30 ही नंबर आएंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप 6 से 7 महीना अगर आपने तैयारी करी है मैथ्स में, जिसमें आपने 1 से 2 महीने के बाद आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए तभी आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपका सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं, आप कभी परफेक्ट नहीं बनोगे। आपका सिलेबस हमेशा 70-80% रहेगा, कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा। तो जब आपको मैथ्स पढ़ते पढ़ते 1 से 2 महीने हुए, बाकी के और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तभी से आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। बस यहाँ पर क्या, आप वीकली लगाओ, वीक में 2 लगाओ। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने को हो, अंत होने को हो, जितने भी लेक्चर्स आपने लिए हैं मोस्टली आप अगर आपने देख लिए, तब आप हर दूसरे तीसरे दिन लगाओ। और जब आपका एग्जाम पास में है तो डेली मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से आपके 100+ मॉक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मैंने समराइज़ कर दिया किस तरीके से आपको अपनी मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। इसी तरीके से आप स्कोर कर पाओगे। बाकी आज की इस वीडियो में मिलते हैं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नई स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप रीजनिंग में किस तरीके से आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। देखो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें लगभग हर बच्चा स्कोर कर सकता है जो मैथ्स में नहीं कर पाता है ना, क्योंकि मैथ्स तो थोड़ा लेंदी हो जाता है और टफ भी है रीजनिंग के कंपैरिजन में। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रीजनिंग बहुत एक ईजी चैप्टर है, ईजी सब्जेक्ट है। लेकिन उसमें भी अगर मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाऊं तो मैं जल्दी से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकता हूं। और वो ट्रिक्स वगैरह क्या, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।